हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीना ऑनलाइन क्लासेस। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले स्टैंडर्ड 10 का मैथ्स चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स। और आज हमारे पोलिनोमियल्स का लेक्चर नंबर 1 है, यानी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू पोलिनोमियल्स। ओके, तो एक्सरसाइज 2.1 के आगे जो भी पोलिनोमियल्स रिलेटेड कुछ भी जो टर्म्स आती है, पोलिनोमियल्स किसको बोलते हैं, डिग्री किसको बोलते हैं, वैल्यूज़ कैसे फाइंड करना है, वो सारी चीज़ हम यहाँ पे इस वीडियो में सीखेंगे। ओके, तो देखिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पूरा चैप्टर अगर आपको सीखना है तो उसके जो टर्म्स है, उसके जो बेसिक्स है वो तो आपको पक्का करना पड़ेगा। तो बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये वीडियो है। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखिए तो आपको इस वीडियो के हर एक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के जो टॉपिक कवर करने वाला हूँ वो उसमें है कुछ बेसिक्स, जैसे कि कांस्टेंट किसको बोलते हैं, वेरिएबल्स किसको बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस किसको बोलते हैं, टर्म्स कोएफिशिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे, पोलिनोमियल्स किसको बोलते हैं वो भी देखेंगे, डिग्री निकालना सीखेंगे पोलिनोमियल्स की, पोलिनोमियल के टाइप्स भी देखने वाले हैं, वैल्यूज़ निकालना सीखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म्स देखेंगे लीनियर पोलिनोमियल्स के लिए, और लीनियर के अलावा हम स्टैंडर्ड फॉर्म देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक के लिए भी और साथ साथ क्यूबिक पोलिनोमियल्स के लिए भी। ठीक है, जीरोस निकालना सीखने वाला है एनालिटिकल मेथड से भी और ग्राफिकल मेथड से भी, लीनियर के लिए, और साथ साथ हम क्वाड्रेटिक के लिए भी एनालिटिकल और ग्राफिकल मेथड से जीरो निकालना सीखेंगे, और जो क्यूबिक पोलिनोमियल्स है उसके भी जीरोस निकालना सीखेंगे एनालिटिकल मेथड से और ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, इसलिए वीडियो जो है आप देख सकते हो कितने सारे टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ, इतना बेसिक से जो आपको क्लियर होना चाहिए ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं कांस्टेंट की और वेरिएबल की। कांस्टेंट किसको बोलते हैं, तो कांस्टेंट यानी एक फिक्स्ड नंबर या फिक्स्ड वैल्यू वाला नंबर। ठीक है, जो फिक्स नंबर होता है, और वेरिएबल का मतलब ही होता है चेंज होना। ठीक है, तो चेंज होने वाला नंबर, जैसे कि फिक्स नंबर होते हैं, आपको भी पता है 1 2 3 या -5, ये सब एक नंबर्स है जिसकी फिक्स वैल्यू होती है। ठीक है, यानी 5 यानी 5 फिक्स हो गया। अब 5 को आप ऐसा 3 नहीं बोल सकते। ठीक है, इसलिए ये जो 5 है वो हमारे लिए कांस्टेंट टर्म है। जबकि वेरिएबल है उसको हम डिनोट करते हैं A to Z से, यानी अल्फ़ाबेट से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, और मोस्ट जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो अल्फ़ाबेट है वेरिएबल के लिए यूज़ होने वाला वो है X। ठीक है, चलिए कांस्टेंट वेरिएबल को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे उसको समझने के लिए एक स्क्वायर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। ठीक है, एक कांस्टेंट वाला स्क्वायर और एक वेरिएबल वाला स्क्वायर। अभी इसका जो डायमेंशन है उसको मैं 2 यूनिट बता देता हूँ, और इसका जो मैं डायमेंशन को क्या रखता हूँ, वेरिएबल वाला रखता हूँ, जैसे कि x और x। तो आपको भी बताएं, अगर मैं एरिया निकालना चाहूँ तो क्या होता है, साइड इंटू साइड जो फॉर्मूला है स्क्वायर निकालने के लिए, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 × 2 यानी कि 4 स्क्वायर यूनिट आंसर आ जाएगा एरिया का। ठीक है, एरिया निकालने के लिए इस स्क्वायर का। और अगर इसकी बात करूँ तो एरिया कितना आएगा, एरिया का फॉर्मूला आएगा साइड इंटू साइड यानी कि x इंटू एक्स होता है एक्स स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। अब देखिए वेरिएबल का यहाँ पे क्या मीनिंग होता है, अगर मैं x का वैल्यू 1 रख दूंगा तो आपको पता है आपके जो एरिया का आंसर है, आपका एरिया का आंसर आ जाएगा x का स्क्वायर है। देखिए एरिया का एक बेसिक फार्मूला बन गया x का स्क्वायर। अभी x मैंने लिया 1 तो हमारा एरिया आ जाएगा 1 का स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर यूनिट। इसी तरह एरिया इक्वल टू, अगर x इक्वल टू आप 2 ले लेते हो तो आपका एरिया हो जाएगा 2 का स्क्वायर। दिखा, तो x की वैल्यू चेंज करने से एरिया का आंसर भी बदल रहा है। तो यही फंडा होता है वेरिएबल का, समझ रहे हो। और कांस्टेंट में एक बार फिक्स एरिया हो गया तो फिक्स हो गया, क्योंकि वो कांस्टेंट से बना हुआ है, यहाँ पे वेरिएबल से बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कांस्टेंट और वेरिएबल का डिफरेंस। चलिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो होते हैं, जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनते हैं, मैं आपको बता दूँ, जैसे बनता है कांस्टेंट और वेरिएबल से। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल्स। तो कांस्टेंट हमने देख लिया, वेरिएबल्स हमने देख लिया, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखिए ये बना है जैसे कि 5 और x से। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाय x से बना, तो इसको हम बोल सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं, और जैसे कि ये इसमें देख सकते हो आप कांस्टेंट भी दिख रहे हैं, वेरिएबल भी दिख रहे हैं, कांस्टेंट दिख रहे हैं, वेरिएबल दिख रहे हैं, कांस्टेंट दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। 7x का स्क्वायर, देखिए ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। y, तो y भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मैं आपको समझाऊंगा y कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि वो कांस्टेंट और वेरिएबल से बनता है, तो y देखिए, y तो सर सिर्फ वेरिएबल ही है, कांस्टेंट कहाँ है, तो देखिए y एक्चुअली y अकेला नहीं होता, यहाँ पे आगे एक जो कोएफिशिएंट होता है जो हम आगे सीखने वाले हैं, तो यहाँ खाली जगह है यानी कि 1 तो है ही। ठीक है, तो 1 आगे है
और वेरिएबल हो गया हमारा y। तो कांस्टेंट वेरिएबल दोनों यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। चलिए, एक कांस्टेंट नंबर है उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, तो उसका आंसर है यस, उसको भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। बट आप बोलोगे सर यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है, वेरिएबल नहीं है। तो देखिए, वेरिएबल अगर आपको लिखना है तो एक मैं वेरिएबल ले लेता हूँ x टू दी पावर 0, ठीक है। अब x टू दी पावर 0 क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि x और x टू दी पावर 0 जो है, सॉरी 3 मल्टीप्लाई बाय x टू दी पावर 0, इसका मतलब होता है 1, किसी का भी पावर 0 होता है 1, तो 3 1 जा 3। तो देखिए, जो कांस्टेंट लिखा था मैंने वही नंबर वापस आ गया, ठीक है। तो इसमें भी देख सकते हो आप, कांस्टेंट भी दिखाई दे रहा है और वेरिएबल भी दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं वो समझ आ गए, है ना। चलिए, कांस्टेंट और वेरिएबल से जो बनता है उसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब बात करते हैं टर्म्स की, ठीक है। तो टर्म्स जो है वो कैसे काउंट होती है। तो देखिए, एक्स स्क्वायर एक टर्म है, ठीक है। ये कितनी टर्म है, एक टर्म है। कैसे बनी है, तो आपको पता है x मल्टीप्लाई बाय एक्स से बनी है। अब x मल्टीप्लाई बाय एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर एक बन जाएगी। जैसे कि x मल्टीप्लाई बाय एक्स साथ में मिलके बन गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसलिए ये उसको हमने बोला एक टर्म, उसको एक टर्म बोला। अभी देखिए, 7 और सेवन एक्स स्क्वायर, अभी 7x स्क्वायर किससे बना है, 7 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। बट जब हम उसको जोड़ देते हैं यानी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये दोनों सब साथ में मिलके क्या बन जाएगा, 7x स्क्वायर। तो ये पूरा एक टर्म बना, ठीक है। अभी भी ये देखिए, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ओके, जो कांस्टेंट और वेरिएबल से बनी है। अब यहाँ पे देख सकते हो, इसको हम मिला नहीं सकते मतलब कि फॉर एग्जांपल पहले मुझे ये देखिए, इसमें मुझे 7 मल्टीप्लाई बाय एक्स इसको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर जब 5x है उसको भी अलग से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स करना पड़ेगा। जब उसका आंसर आ जाएगा तब मुझे उन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, समझ रहे हो। यानी कि देखिए, यहाँ पे हमारी एक्चुअली ये एक टर्म हो गई और प्लस के बाद यहाँ पे एक दूसरी टर्म हो गई, यानी ये कितनी टर्म हो गई, टोटल 2 टर्म हो गई। देखिए, यहाँ पे एक टर्म, ये एक टर्म, इसमें टोटल कितनी टर्म्स हो गई, 2 टर्म्स हो गई, ओके, 2 टर्म्स। तो जब प्लस या माइनस आए बीच में तो टर्म्स चेंज हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, दिस इज़ फर्स्ट टर्म, दिस इज़ सेकंड टर्म और यहाँ माइनस के बाद थर्ड टर्म। तो ये कितनी टर्म्स हो गई, टोटल 3 टर्म्स हो गई, ठीक है। मल्टीप्लाई को काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि यहाँ पे ये 5 क्या लिखा है, 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स लिखा हुआ है, तो वो हमने एक ही टर्म माना हुआ है इसको, ठीक है। चलिए, यहाँ पे इसको निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट है, यहाँ देख सकते हैं आपकी x मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो देखिए, ये एक टर्म हो गई, क्योंकि आपको पता है ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। 7 मल्टीप्लाई बाय एक्स, देखो प्लस आ गया यानी टर्म चेंज हो गई, ये 7x बन जाएगा और माइनस के बाद ये थर्ड। तो टोटल कितनी टर्म हुई यहाँ पे, 3 टर्म्स हो गई, समझ रहे हो टर्म्स। चलिए, अब डिवीज़न आया यहाँ पे ऐसा है, x डिवाइड बाई 2 प्लस 3 है। बट x डिवाइड बाई 2 क्या होता है, हम पहले कर लेते हैं, यानी वो भी एक मैच हो जाएगा इस तरह से। तो ये एक हमारी एक टर्म हुई और प्लस के बाद दूसरी टर्म हुई, यानी प्लस या माइनस आए तभी हमें टर्म्स का काउंटिंग को चेंज करना है, समझ रहे हो। चलिए, तो ये कितनी टर्म हो गई, टोटल 2 टर्म्स हो गई। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, ये इसको टर्म्स काउंट करते हैं। दिस इज़ फर्स्ट टर्म, प्लस के बाद सेकंड टर्म, प्लस के बाद थर्ड टर्म और माइनस के बाद फोर्थ टर्म। तो टोटल कितनी टर्म्स हो गई, 4 टर्म्स। तो चलिए, आई होप कि आपको टर्म्स के बारे में भी पता चल गया। चलिए, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा कोएफिशिएंट। चलिए, कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं, तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लिया मैंने यहाँ पे, आप देख सकते हो 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8। अभी क्वेश्चन क्या पूछा है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का मैंने क्या पूछा है, कोएफिशिएंट पूछा है। तो कोएफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर जो वेरिएबल है उसके आगे जो नंबर होता है उसको हम उसका कोएफिशिएंट बोलते हैं, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह चलिए, एक और क्वेश्चन है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहाँ पे एक्स आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ये रहा। तो एक्स का कोएफिशिएंट आपको दिखाई दे रहा है उसके आगे 5, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 5। और एक और क्वेश्चन है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 0 इज। तो एक्स टू द पावर 0 यानी आपको पता है एक्स टू द पावर 0 कहाँ होता है, यहाँ कॉन्स्टेंट नंबर के पास, ठीक है। जैसे कि यहाँ एक्स टू द पावर 0, तो एक्स टू द पावर 0 ये रहा, उसके आगे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या नंबर लिखा हुआ है, 8, ठीक है। तो ये होगा हमारा कोएफिशिएंट्स, है ना। चलिए, और कोएफिशिएंट के कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि यहाँ पे एक और एक्सप्रेशन ले लिया मैंने, उसमें पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये रहा एक्स स्क्वायर, अब दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर,
उसके आगे आपको दिखाई दे रहा है -5। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, -5 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसी तरह कोएफिशिएंट ऑफ x पूछा तो x ये रहा x, उसके आगे आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि x के आगे कुछ नहीं, यानी मैंने बोला था अभी कि 1 तो होता ही है, बट यहाँ साइन भी साथ में लेनी पड़ेगी, यानी कोएफिशिएंट क्या हुआ, -1। और कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0, यानी x टू द पावर 0 तो यहाँ पे है, तो उसके आगे आपको दिखाई दे रहा है कि क्या लिखा हुआ है, -3। ठीक है, तो कोएफिशिएंट्स आप लेते हो तो साथ में जो नंबर है उसकी साइन भी लेनी है, वो ध्यान रखना है। चलो, तो आई होप आपको कोएफिशिएंट्स क्लियर हो गया। अब बात करते हैं पोलिनोमियल किसको बोलते हैं। तो पोलिनोमियल्स जो होता है उसको स्टार्ट करने से पहले उसका मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूँ। जो ये पोलिनोमियल क्या है, ये कोई लीनियर का नहीं है, क्वाड्रेटिक का नहीं है, या क्यूबिक का नहीं है, ये जनरल पोलिनोमियल का इक्वेशन है, an x टू द पावर n। ओके, फिर आएगा a n-1 x टू द पावर n-1। ठीक है, इसी तरह आगे चलता जाएगा a n-2 x टू द पावर n-2, फिर प्लस करते करते ऐसे डॉट 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 बीच में सब आएंगे, और n जो है n माइनस लास्ट में हम कहाँ पे आ जाएंगे, एकदम 1 पे आ जाएंगे, जैसे कि a 1 आ जाएगा। ओके, और x टू द पावर 1 हो जाएगा, यानी यहाँ 1 लिखने की ज़रूरत एक्चुअली तो है नहीं, और लास्ट में क्या हो जाएगा, a टू द पावर 0 और x टू द पावर 0। तो ये क्या होता है, एक हमारा पोलिनोमियल का जनरल इक्वेशन है, जहाँ पे जो an है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से है, इसको पोलिनोमियल बोलते हैं। अभी बोले सर ये समझ नहीं आ रहा, तो समझ नहीं आ रहा तो आप देखो किस तरह से लिखना है। अगर n है, n का एक मैं इमेजिन कर लेता हूँ कि n है 5 ले लेता हूँ, तो देखिए ये कैसे बनेगा, a 5 बनेगा, x टू द पावर 5 बनेगा, प्लस फिर a क्या बनेगा, n-1 यानी 5-1 यानी a 4 बन जाएगा, और x टू द पावर भी देखिए n-1 है, यानी x टू द पावर 4 बन जाएगा। फिर इसी तरह a3 x टू द पावर 3, फिर बन जाएगा a2 x टू द पावर 2, फिर बन जाएगा a1 और x टू द पावर 1, और फिर बन जाएगा a0। ओके, a0 बन जाएगा। तो ये बन गया हमारा एक पोलिनोमियल। आ रहा है समझ में? तो ये एक जनरल इक्वेशन है। ठीक है, चलिए तो हम थोड़ा देखते हैं कि पोलिनोमियल एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर जो पावर ऑफ वेरिएबल हमेशा कैसे होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे अभी मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखूँगा, और उसमें चेक करेगी कि पोलिनोमियल इसको बोल सकते कि नहीं बोल सकते। ये चीज़ हमने स्टैंडर्ड 9 में पहले कर रखी है। ठीक है, तो भी यहाँ रिवीजन के लिए मैंने यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ओके, तो देखिए वेरिएबल का मतलब देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, वेरिएबल क्या है, x है। वेरिएबल का पावर ऑफ वेरिएबल, पावर का मतलब एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट जो है वो कैसा होना चाहिए, होल नंबर। अभी होल नंबर का मतलब आप सभी को पता होना चाहिए। होल नंबर में क्या आता है, 0 आता है, 1 आता है, 2 3 4। ठीक है, ये तो ये होता है होल नंबर। तो चलिए यहाँ पे आपको वेरिएबल की पावर दिखाई दे रही है, वो होल नंबर दिखाई दे रही है, तो नहीं। ठीक है, तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसको पोलिनोमियल नहीं बोल सकते, इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। बट इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल बोल सकते हैं क्या, तो नहीं, इसको हम पोलिनोमियल नहीं बोल सकते। क्लियर है? चलिए एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। यहाँ वेरिएबल ये रहा, इसकी पावर क्या है, 2 है, तो 2 पावर है, यानी ये चलेगा। ओके, चलेगा। यहाँ पे वेरिएबल ये रहा, इसकी पावर कितनी है, 1 है, यानी 1 पावर चलेगी, क्योंकि 1 देखिए आप देख सकते हो ना, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 ये सब चलेगा, क्योंकि होल नंबर है तो चलेगा। अब 3 है, 3 यहाँ वेरिएबल नहीं है, पर वेरिएबल अगर लिख सकते हैं हम x टू द पावर 0, तो यहाँ पे भी 0 पावर चलेगा, क्योंकि 0 भी होल नंबर है, तो ये भी चलेगा। यानी अगर सब कुछ यहाँ पे ओके है, तो इस एग्जाम्पल नंबर जो 2 में मैंने जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है उसको हम पोलिनोमियल बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड एग्जाम्पल। यहाँ पे y टू द पावर क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वेरिएबल y है, और उसकी पावर कैसी है, 2/3। तो 2/3 होल नंबर है, नहीं, वो होल नंबर नहीं है। ओके, यहाँ पे 1 है तो ये पावर है, यहाँ पे चलेगा, और यहाँ y टू द पावर 0 है तो ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। बट इसके कारण जो y की पावर जो 2/3 है, उसके कारण इसको हम पोलिनोमियल नहीं बोल सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम, थोड़ा यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा। ओके, ये नहीं है, ये पोलिनोमियल है, ये भी नहीं है। चलिए इसमें आप देख सकते हो 7/x, ऐसा चलेगा क्या, कि यहाँ आप देख सकते हो सर वेरिएबल की पावर कैसी है, तो वेरिएबल की पावर कैसी है, 1 है, तो यहाँ चलेगा सर, चलना चाहिए, तो नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो जैसे कि 7x को अगर मुझे नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है तो उसका इन्वर्स करना पड़ेगा, यानी x टू द पावर -1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो +x + 2,
अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि x की पावर यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है, -1 दिखाई दे रही है, जिसके कारण इसको हम पोलिनोमियल नहीं बोल सकते। समझ गए आप लोग? तो किसको पोलिनोमियल बोल सकते हैं और किसको हम नहीं बोल सकते। चलिए आगे चलते हैं, हाउ टू राइट अ पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल लिखने के लिए आप देखो इस तरह से लिख सकते हैं, p ऑफ x, अगर x वेरिएबल यूज़ हुआ है तो q ऑफ x भी लिख सकते हो। ये ब्रैकेट में लिखा है ना, वो वेरिएबल जो पोलिनोमियल में यूज़ किया गया है उसका है, ठीक है। और r ऑफ x भी लिख सकते हो, या आप देख सकते हो यहाँ पे p ऑफ t भी लिख सकते हो। p ऑफ t यानी यहाँ पे जो भी वेरिएबल यूज़ हुआ पोलिनोमियल में वो क्या होगा, t होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल लिखना कैसे हो, जैसे कि p ऑफ x इक्वल टू 7x² + 5x + 3, ठीक है। तो ऐसा लिख सकते हैं। जैसे q ऑफ x लिखना है आपको, तो q ऑफ x भी इस तरह से लिख सकते हो, 3x² - 2x + 7। इस तरह से r ऑफ x भी लिख सकते हो। और p ऑफ t कैसे लिख सकते हो, तो लिख दो, देखो p ऑफ t इज़ इक्वल टू, जैसे कि होना चाहिए 3t³ - 8t² + 5t - 4, ठीक है, इस तरह से। तो ये पोलिनोमियल को लिखने का मेथड है, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ऊपर मैंने सबसे पहले ये वाला p ऑफ x, q ऑफ x, इसको इस तरह से पोलिनोमियल को लिखा जाता है, ठीक है। चलिए आई होप आपको समझ आ रहा है। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल। अब डिग्री किसको बोलते हैं, तो ध्यान से पढ़िए, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। वेरिएबल तो आपको पता ही है, वेरिएबल का पावर देखना है, और पावर में से सबसे हाईएस्ट पावर जो होगा ना उसको हम क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल की डिग्री बोलते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे वेरिएबल ये रहा, इसका पावर क्या है, 1 है। यहाँ पे x का पावर कितना है, 0 है। तो आप देख सकते हो 1 और 0 में से हाईएस्ट पावर कितना हुआ, तो 1, तो डिग्री कितनी हुई, 1, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देख सकते हो कितना है पावर, 2 है। यहाँ पे कितना पावर है, 1 है। और यहाँ पे कितना पावर है, x⁻0 है। तो हाईएस्ट पावर कितना हुआ, 2, तो डिग्री कितनी हुई, 2, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ 2 पावर है, 3 पावर है, 7 पावर है, और यहाँ x⁻0 है। तो हाईएस्ट पावर कौन सा हुआ, 7, तो डिग्री हुई 7, ओके, इजी है। यहाँ देख सकते हो x का पावर कितना है, 8। यहाँ पे आपको ये 2 है और ब्रैकेट के बाहर और एक पावर है, यानी यहाँ पे 2 5 का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। समझ रहे हो, ये 10 है, यहाँ 8 है, यहाँ 3 है, और यहाँ कितनी x की पावर है, 0 है। तो 8, 10, 3 और 0 में से आपका हाईएस्ट पावर आपको दिखाई दे रहा है 10, तो डिग्री कितनी हुई, 10 हुई, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल 7 थोड़ा क्लियर कर देते हैं। यहाँ डिग्री कितनी लिखी थी, 1 लिखी थी, यहाँ 2 लिखी थी, दिस इज़ 7 एंड दिस इज़ 10, ठीक है। अब यहाँ पे डिग्री कितनी है, तो x⁻, यहाँ पे सिर्फ 0 है, वेरिएबल क्या, एक ही वेरिएबल है और उसका हाईएस्ट पावर 0 है, तो डिग्री कितनी हुई, 0, ठीक है। चलिए यहाँ पे भी आप देख सकते हो डिग्री कितनी है, 0 है। और यहाँ पे भी -3 x⁻0, तो डिग्री 0। अभी 0 डिग्री वाले जो पोलिनोमियल होते हैं ना, 0 डिग्री वाले पोलिनोमियल, उसको बोला जाता है कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल्स, ठीक है। ये सारे कैसे हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल्स है। और एक लास्ट एग्जांपल दिखाई दे रहा है 0। अब 0 है यहाँ पे x⁻0, तो डिग्री कितनी हुई, 0, तो डिग्री भी 0 है, प्लस उसका कोएफिशिएंट है वो भी 0 है। और मतलब कांस्टेंट तो है ही, ये कांस्टेंट पोलिनोमियल थे, कांस्टेंट पोलिनोमियल में भी ये कौन सा कांस्टेंट यूज़ किया गया है, 0 यूज़ किया गया। तो ऐसे पोलिनोमियल का जो नाम है वो होता है 0 पोलिनोमियल। इसको क्या बोलते हैं, 0 पोलिनोमियल, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, यहाँ पे हमने सीखा कि हाईएस्ट पावर जो होता है वेरिएबल का उसको हम डिग्री बोलते हैं। हमने टर्म्स फाइंड करना सीखा कि टर्म्स कितनी होती है, कैसे काउंट करते हैं, और डिग्री कैसे फाइंड करते हैं वो हमने देखा, ठीक है। तो टर्म्स देख लिया और डिग्री देख ली, तो उसके हिसाब से हमने पोलिनोमियल्स की कैटेगराइज कर लेते हैं कि 2 तरह के पोलिनोमियल्स हो सकते हैं, 2 तरह से कैटेगराइज किया जा सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज, ओके। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स से हमने 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है, जैसे कि मोनोमियल यानी अगर एक टर्म यूज़ किया गया है तो ऐसे पोलिनोमियल को मोनोमियल बोला जाता है। इसी तरह अगर 2 टर्म्स यूज़ करते हैं तो ऐसे पोलिनोमियल्स को बाइनोमियल्स बोले जाते हैं, और 3 टर्म्स वाले पोलिनोमियल्स को बोला जाता है ट्राइनोमियल्स, ठीक है। मोनोमियल 1 टर्म, बाइनोमियल 2 टर्म, और ट्राइनोमियल यानी 3 टर्म। इसी तरह डिग्री में बात करते हैं कि 1 डिग्री वाले पोलिनोमियल्स, 2 डिग्री वाले पोलिनोमियल, 3 डिग्री वाले और 4 डिग्री वाले। तो 1 डिग्री वाले पोलिनोमियल्स को बोला जाता है लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। 2 पोलिनोमियल
2 डिग्री वाले पोलिनोमियल को बोला जाता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और 3 डिग्री वाले पोलिनोमियल को बोला जाता है क्यूबिक पोलिनोमियल, और 4 डिग्री वाले पोलिनोमियल को बोला जाता है बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स पोलिनोमियल की कैटेगरी बांट दी, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और डिग्री के बेसिस पे हमने कैटेगराइज कर लिया, जिसमें लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाइक्वाड्रेटिक। हमें जो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो सीखना है और सम्स करने हैं वो इन तीनों के करने हैं, और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के सम करने होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये टाइप्स हो गया, और कुछ नेम यहाँ पे टर्म्स के बेसिस पे उस पोलिनोमियल्स का जैसे कैटेगराइज हमने करना सीख लिया, तो उसके नाम देख लेते हैं। तो देखिए, इसके कितने टर्म्स है? एक ही टर्म है। एक टर्म वाले पोलिनोमियल को क्या बोला जाता है? मोनोमियल। ठीक है, ये हमारे लिए मोनोमियल है। अब देखिए, ये भी एक ही टर्म है, तो ये भी क्या पड़ गया? मोनोमियल। अब ये एक टर्म, दो टर्म है, तो हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। ठीक है, क्या बोलना चाहिए? बाइनोमियल। फिर देखिए 1, 2 और 3, तो ये हो जाएगा हमारे लिए ट्राइनोमियल। चलो, ये हो गया ट्राइनोमियल। ओके, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स हो गया। अब डिग्री के बेसिस पे बात कर ले, तो यहाँ पे देखिए 1 डिग्री दिखाई दे रही है, 1 डिग्री, तो इसके लिए इसका नाम क्या पड़ेगा? इसको क्या बोलेंगे? लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल। चलिए, ये कितना है? देखिए डिग्री कितनी दिखाई दे रही है? 2 दिखाई दे रही है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो 2 डिग्री है। ठीक है, तो चलिए, ये नहीं लिख रहा मैं अभी, डिग्री नहीं लिख रहा, तो ये लिखा था मैंने लीनियर पोलिनोमियल, ये लिख लेना आप। चलिए, ये 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री है तो कौन सा पोलिनोमियल बोलेंगे हम इसको? क्वाड्रेटिक और पोलिनोमियल। ठीक है, ये लिख लेना आप। फिर ये देखते हैं, ये हाईएस्ट पावर 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2 है, 1 है और ये 0 है। ओके, तो 3 है, तो यहाँ पे ये कौन सा पोलिनोमियल हो गया हमारे लिए? क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, चलो, तो ये भी हो गया हमारा पोलिनोमियल का नाम किस तरह से नेमिंग करते हैं। अब हम नया टॉपिक सीखते हैं कि वैल्यूज़ कैसे फाइंड करते हैं, पोलिनोमियल्स में वैल्यूज़ कैसे फाइंड की जाती है। तो देखिए, हमारे पास एक पोलिनोमियल गिवन है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 4x² प्लस 3 दिखाई दे रहा है। ये है हमारा पोलिनोमियल। तो इस पोलिनोमियल को हम लिख लेते हैं, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 4x² प्लस 3। ठीक है, और उसमें हमें एट लेना है, x इक्वल टू 0 लेना है, -1 लेना है, 2। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एट x इक्वल टू 0। तो एट x इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा? p, और जहाँ x है वहाँ हमें क्या लिखना पड़ेगा? 0 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 5, जहाँ जहाँ x है आपको x की वैल्यू क्या डाल देनी है? 0 डाल देनी है, 0 का स्क्वायर प्लस 3। चलो, 5 0 0 हो जाएगा, माइनस 0 का स्क्वायर 0, और 0 में 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और लास्ट में क्या है? प्लस 3। तो आंसर क्या है? देखिए, p ऑफ 0 का आंसर आया 3, दिखाई दे रहा है। तो ये हमने वैल्यू निकाल ली, पोलिनोमियल की वैल्यू निकाली एट x इक्वल टू 0। इसी तरह हम एट x इक्वल टू क्या ले सकते हैं? -1 ले सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले रहे हैं p ऑफ -1, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? 5। देखिए, 5 के बाद x है, जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको -1 वैल्यू डाल देनी है x की। तो 5 ब्रैकेट में -1 -4 -1 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो 5 इंटू -1 हो जाएगा -5, -4 -1 का स्क्वायर, ये जो पूरा है इसका आंसर आ जाएगा 1, पॉजिटिव में आएगा 1, और 1 में 4 मल्टीप्लाई करोगे तो 4 ही आने वाला है। ठीक है, और लास्ट में है प्लस 3। -5 -4 होता है -9, और -9 प्लस 3 हो जाएगा -6। ठीक है, चलिए, ये हो गया, ये मैंने निकाला है एट x इक्वल टू -1। इसी तरह एट x इक्वल टू 2 लेते हैं, और हम फाइंड कर लेते हैं p ऑफ 2। तो p ऑफ 2 क्या आ जाएगा? 5, 2 ब्रैकेट में -4, 2 का स्क्वायर प्लस 3। तो चलो, 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, -4 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3। सो 10, 4 4 ज़ा 16 प्लस 3। तो 10 और 3 मिलके 13 हो जाएगा, और 13 माइनस 16 होता है -3। ओके, -3, यहाँ पे आंसर आएगा -3। ठीक है, तो ये हमने क्या किया? वैल्यूज़ निकाली। आप देख सकते हो x की 3 अलग अलग वैल्यूज़ पे हमने पोलिनोमियल की वैल्यू निकाली। इस तरह से पोलिनोमियल की वैल्यूज़ को निकाला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पोलिनोमियल। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पोलिनोमियल है ax प्लस b, वेयर
ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, ए और बी क्या है, कांस्टेंट है। और एक चीज़ यहाँ पे नोट डाउन करनी है कि ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, अब आपको बोलेगा सर ये कैसा लिखा है, तो ए और बी कांस्टेंट है ना, तो मैं ए ले लेता हूँ 5 और बी ले लेता हूँ 3। तो देखिए ये पोलिनोमियल क्या बन गया, पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए की जगह पे क्या लिखना है मुझे 5 लिखना है, तो 5x बन जाएगा, फिर प्लस बी की जगह मुझे क्या लेना है 3। तो देखो ये बन गया मेरा लीनियर पोलिनोमियल, दिख रहा है ना। इसी तरह तो हमने लीनियर पोलिनोमियल देखे थे जिसकी डिग्री सिर्फ 1 थी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ज़ीरो पोलिनोमियल, जो लीनियर पोलिनोमियल उसका ज़ीरोस किस तरह से फाइंड किया जाता है। तो उसके लिए दो मेथड है हमारे पास, एक मेथड है एनालिटिकल मेथड और दूसरी मेथड है ग्राफिकल मेथड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनालिटिकल मेथड से ज़ीरो किस तरह से फाइंड किया जाता है। तो हमारे पास क्वेश्चन है पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x - 6। अब आपको ज़ीरो निकालना है, तो सबसे पहले ज़ीरो निकालने के लिए आप क्या करिए, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 ले लीजिए। ठीक है, पहले मैं आपको ज़ीरो का मतलब समझा देता हूँ। देखो ज़ीरो का मतलब x की ऐसी वैल्यू जिससे ये पोलिनोमियल का आंसर क्या है, 0 आ जाए। तो आप यहाँ पे सोचो, यहाँ x क्या होना चाहिए, आप यहाँ पे सोचो x की जगह पे मैं क्या वैल्यू रखूँ x की, जिससे मेरा ये जो ओवरऑल आंसर है वो 0 हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं x की जगह 1 रखता हूँ, तो मैं यहाँ फाइंड करके देखता हूँ। देखो पी ऑफ 1 क्या हो जाएगा 3, और x की जगह मुझे 1 डालना है -6। तो अब 3 1 3 हो जाएगा -6। तो आंसर क्या है -3। यहाँ पे 0 आया नहीं आया, तो इसका मतलब मैं जो x की जो वैल्यू 1 ली ना, x की वैल्यू मैंने क्या ली, x इक्वल टू 1, ये जो है इज़ नॉट ए ज़ीरो, इज़ नॉट अ ज़ीरो। ये ज़ीरो नहीं है, 1 0 नहीं बोल सकते, 1 को 0 नहीं बोल सकते। ठीक है, तो 0 किसको बोलेंगे, x की जगह पे 2 रख के देखें, x की जगह पे 2 रख के देखें तो क्या हो जाएगा, देखिए p ऑफ 2 हो जाएगा 3, x की जगह 2 रख दिया -6, तो 6 - 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 आ गया आंसर। इसका मतलब यहाँ पे 2 जो है ना, ये 0 किसकी वजह से है, x की वैल्यू 2 रखने से। इसका मतलब 2 इज़ 0 ऑफ पोलिनोमियल। समझ रहे हो, 0 का मतलब यहाँ पे समझा रहा हूँ। पोलिनोमियल का 0 किसको बोलते हैं, यानी वो जो 0 वाले जो 0 है ना, 0 नंबर का मतलब नहीं होता 0। पोलिनोमियल का 0 मतलब x की ऐसी वैल्यू आप पुट करोगे जिससे पोलिनोमियल का आंसर 0 आ जाए। क्लियर है आपके दिमाग में, चलिए। बट हर बार ये तो क्या सिंपल वाला क्वेश्चन है, इससे आप डायरेक्ट जज कर सकते हो कि x की जगह 2 डाल देंगे, 2 3 से मल्टीप्लाई कर 6 बन जाएगा, 6 - 6 0 जाएगा, क्योंकि ये पोलिनोमियल थोड़ा ईजी दिख रहा है इसके कारण। बट आगे जाके पोलिनोमियल ईजी नहीं आएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरह से हम ऐसे एज्यूम करेंगे, 1 रख के देखे, 0 रख के देखे, 3 रख के देखे, -5 रख के देखे, तो ऐसा मेथड हमें आगे काम नहीं आने वाला। तो 0 निकालने के लिए एनालिटिकल एक मेथड है जिसमें आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पी ऑफ एक्स है ना, उसको आपको 0 मान लेना है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला काम मैं करूँगा, लेट पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ पे पी ऑफ एक्स क्या गिवन है, पी ऑफ एक्स देखिए ये गिवन है ना 3x - 6, तो 3x - 6 लिख देता हूँ क्योंकि पी ऑफ एक्स तो गिवन है। तो LHS में मैंने पी ऑफ एक्स डाल दिया इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो 3x को यहीं पे रखेंगे, -6 जाएगा यहाँ से उठ के RHS में, तो +6 हो जाएगा। ओके, देयरफॉर यहाँ से x इक्वल टू 3 जाएगा 6 के डिवाइड में। ओके, सो 3 2 6, देयरफॉर x इक्वल टू 2। देखो यही तो हमने आंसर निकाला, तो यहाँ बोलेंगे 2 इज़ द 0 ऑफ p ऑफ x। यही आंसर हमने निकाला था अभी, एज्यूम करके कि 1 रखे फिर 2 रखे, फिर 2 रख के आया था, और देखिए ये डायरेक्ट आ गया हमारा आंसर। समझ रहे हो, तो ये होता है एनालिटिकल मेथड 0 को निकालने की। बट ये लीनियर है इसीलिए थोड़ा सिंपल है। चलिए अब देखते हैं ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकली कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो ग्राफिकली हमारे पास सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, x की अलग अलग वैल्यू लेनी पड़ेगी और हमें p ऑफ x निकालना पड़ेगा। अब बोलेंगे सर x की कौन सी वैल्यू ले, तो देखो आपको एज्यूम करना पड़ेगा, आपको x इक्वल टू 1 ऐसा आंसर रखना है जिसका आपका आंसर जो है वैलिड आए, और वो जो आंसर आए ना वो आपको ग्राफ में प्लॉट करने में आसानी हो। ठीक है, समझ रहे हो, x की यहाँ पे ऐसी वैल्यू डालनी है, वो जब रखोगे तो यहाँ पे x रखोगे, और जो आपका आंसर यहाँ पे जो निकले ना, और ये आंसर को आपको कहाँ प्लॉट करना है, ग्राफ पे, तो ग्राफ बनाने में आसानी हो। फिर यहाँ पे आंसर आ जाएगा को 2.3, तो ग्राफ बनाने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम पड़ेगा। बेटर है आपका ऐसा पूरा होल नंबर आए या इंटीजर भी आए तो भी चलेगा, बट डेसिमल में ना आए, उतना आपको
आसान रहेगा ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्स की जो वैल्यूज़ लेनी है ना, मैंने पहले से डिसाइड करके रखी है, क्योंकि यहाँ पे हमारा टाइम ना वेस्ट हो, क्योंकि हमें बहुत कुछ सीखना है। इसलिए एक्स की मैंने कुछ वैल्यूज़ पहले से ले ली और इस तरह से टेबल बना दिया है मैंने, ठीक है। तो आपको भी ऐसा टेबल बनाना है। तो मैं सबसे पहले क्या निकालने वाला हूँ, एट x इक्वल टू 1, मैं x की वैल्यू 1 रखने वाला हूँ। तो चलो x की वैल्यू 1 रखता हूँ, p ऑफ 1 इक्वल टू 3, 1 रखूँगा -6, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, -6 और 3 -6 होता है -3। तो चलिए 1 रखने से यहाँ मेरा आंसर क्या आया, -3। ये देखिए ये मेरा y है, यानी मेरा p ऑफ x है, जो मैंने यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपको ऐसा टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। और -3 यहाँ x का वैल्यू 1 रखने से मेरा आंसर क्या है, -3। किसका आंसर था ये, पोलिनोमियल का, ठीक है, पोलिनोमियल का। ये माइनस एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ 2 पे भी हमें वैल्यू निकालनी है और 3 पे भी निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे x इक्वल टू 2 ले लेते हैं और फाइंड कर लेते हैं p ऑफ 2। तो p ऑफ 2 कैसे निकाले, 3 2 जा -6, यानी कि 6 -6 इक्वल टू 0। चलिए तो आंसर क्या आया, 0 आया। अब थर्ड में क्या है, x इक्वल टू मैं 3 लेने वाला हूँ, तो मैं निकालने वाला हूँ p ऑफ 3। 3 x की जगह पे 3 डाल दूंगा, -6, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 -6 दैट इज़ 3। तो चलो 3 रखने से, सॉरी 6 आएगा ना, ओके बराबर है, ओके 9 -6 इज़ 3। तो 3 रखने से आंसर क्या है, 3 आया, देखा। तो ये मेरे 1, -3, 2, 0 और 3, 3 ये ग्राफ के वैल्यूज आए, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स आए मेरे 1, -3, 2, 0 और 3, 3। ये मेरे कोऑर्डिनेट्स है सारे, ठीक है। तो चलिए ये कोऑर्डिनेट्स आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने पहले से पुट कर दिया है। अब इसको मुझे प्लॉट करना है, तो पहला मैं क्या प्लॉट करूँगा, 1, -3। देखो 1, -3 आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, 1, -3। इसी तरह मुझे प्लॉट करना है 2, 0। तो देखो ये 2, 0, आप थोड़ा फॉलो करना मेरे यहाँ पे कर्सर को। और फिर मुझे प्लॉट करना है 3, 3। देखिए ये दिखाया जा रहा है 3, 3। आपको आई होप कि आता होगा, है ना, ये किस तरह से प्लॉट करना है। देखो 1, -3 यानी कि ये 1 x पे 1 और -3 y पे -3, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ गया और यहाँ पे यहाँ तो इस तरफ आ गया। 2, 0 देखिए कैसे, तो 2 यानी ये यहाँ पे x पे 2 और y पे यानी ऊपर नीचे यानी 0। फिर 3, 3 यानी x पे 3 और y पे भी 3। तो x पे 3 यानी यहाँ से यहाँ गया और y पे 3 यानी यहाँ से, तो ये देखिए पॉइंट मिल रहा है, समझ रहे हो आप लोग, ठीक है। चलो यहाँ पे कर्सर अपना चेंज कर, ओके। अगर ये तीनों पॉइंट को हम जोड़ देते हैं तो कुछ इस तरह से आपको लाइन दिखाई देगी, ठीक है, ओके। तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन किसकी है, p ऑफ x इज़ इक्वल टू 3x -6। और यहाँ पे ध्यान से इसको आप देखोगे तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 0 निकालना है। 0 निकालने के लिए आपको ये जो लाइन है ना, ये जो ग्राफ बना, ये ग्राफ आपको x पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है ना, वो ढूंढना है। तो x पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाले पॉइंट पे दिखाई दे रहा है आपको। और ये जो कोऑर्डिनेट है कौन सा है, 2, 0 है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूँ कि मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक, ये हमारा ग्राफ है। तो यहाँ पे देखिए जो लाइन इंटरसेक्ट x एक्सिस एट पॉइंट 2, 0 दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये रहा। x पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रही, x एक्सिस आपको दिखाई दे रही है कि नहीं, ये रहा x एक्सिस। x एक्सिस के जो ग्राफ है एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही, वो पॉइंट जो वो कोऑर्डिनेट है, वो कोऑर्डिनेट कौन सा है, 2, 0 है, ये यहाँ पे लिखा है। अब इस 2, 0 का हमारा जो x कोऑर्डिनेट है वो हमें ध्यान रखना है, ठीक है, x कोऑर्डिनेट ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, 2 इज़ द 0 ऑफ p ऑफ x, ठीक है। एनालिटिकल मेथड से भी हमने सेम आंसर निकाला था, है कि नहीं, 2 ही आंसर आया था और ग्राफिकली भी हमारा आंसर 2 ही आया, ठीक है। चलिए तो समरी देख लेते हैं कि 0 किसको बोलते हैं। द 0 ऑफ लीनियर पोलिनोमियल इज x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, वो पॉइंट है ना, वो पॉइंट कौन सा था, 2, 0, उसका x कोऑर्डिनेट यानी समझते हो, ये x कोऑर्डिनेट होता है, ये x कोऑर्डिनेट होता है पॉइंट का, और ये वाला y कोऑर्डिनेट होता है, समझ रहे हो, y कोऑर्डिनेट। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, x कोऑर्डिनेट। वो ये पॉइंट लिखा है, पॉइंट क्या लिखा है, वापस बता रहा हूँ, पॉइंट मेरा क्या है जो x को छू रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है, 2, 0।
अब इसके अंदर ये पहले वाला x कोऑर्डिनेट होता है, दूसरे वाला y कोऑर्डिनेट होता है, तो आंसर कौन सा होगा? x कोऑर्डिनेट, ये वाला x कोऑर्डिनेट, वेयर इट इंटरसेक्ट x एक्स, पॉइंट जहाँ वो x को इंटरसेक्ट करता है। x को इंटरसेक्ट करने वाला पॉइंट कौन सा है? 2,0। वो 2,0 का कौन सा कोऑर्डिनेट चाहिए? x कोऑर्डिनेट, यानी कि 2। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो जाएगा। जो चीज़ मैं कितनी 2 से 3 बार बोल गया, मतलब वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल हैज़ ओनली 1 0। लीनियर पोलिनोमियल का सिर्फ एक ही ज़ीरो होता है, जो हमने देख लिया, एनालिटिकल मेथड से भी देख लिया और ग्राफिकल मेथड से भी देख लिया। और जो एक चीज़ हमने नोट की कि जो ग्राफ होता है लीनियर पोलिनोमियल का ऑलवेज कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, ग्राफ जो होता है लीनियर पोलिनोमियल का हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है। चलो अब बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax स्क्वायर, क्योंकि क्वाड्रेटिक है यानी हाईएस्ट पावर तो 2 रखना पड़ेगा ना, आपको डिग्री 2 रखनी पड़ेगी, प्लस bx प्लस c, जहाँ पे a b c जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि a 0 नहीं हो जाना चाहिए। a ही 0 क्यों? b और c 0 तो चलेगा, तो चलेगा, a 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? a में क्या ऐसी खास बात है कि देखिए अगर ये 0 हो गया ना, तो ये 0 होने के कारण ये x स्क्वायर को भी 0 बना देगा, और x स्क्वायर चला गया यानी कि यहाँ से डिग्री हट गई, x का जो हाईएस्ट पावर 2 है वो हट गया, और डिग्री 2 हट गई यानी इसकी डिग्री 1 बन जाएगी। अगर डिग्री 1 बन गई तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, ये तो लीनियर बन जाएगा। समझ रहे हो? तो इसीलिए यहाँ a का 0 नहीं होना बहुत बहुत ज़रूरी है। a 0 कुछ भी होकर के नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब 0 निकालते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, और उसमें भी 2 मेथड है, एनालिटिकल ग्राफिकल। तो दोनों मेथड से मैं सिखाने वाला हूँ। पहले एनालिटिकल मेथड देख लेते हैं, फिर ग्राफिकल मेथड देखेंगे। तो हमारे पास एक पोलिनोमियल गिवन है, और पोलिनोमियल देखिए गिवन है यहाँ पे p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो मैंने आपको बताया था, आपके जो मेथड बताई थी, पोलिनोमियल निकालना है तो आप सबसे पहले क्या करिए? p ऑफ x को 0 मान लीजिए। देयरफॉर p ऑफ x जो गिवन है उसको लिख लीजिए पहले। p ऑफ x है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, चलो यहाँ पे एक्स्ट्रा एक, अब इसको हमें क्या करना है? इसका फैक्टर निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 5x के। तो एक्स स्क्वायर के फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर यहाँ पे 6 और एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट क्या है 1 है, तो उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 1 6 होता है। ओके, तो 6 के हम ऐसे फैक्टर निकालेंगे जिससे हमारा मिडल टर्म है वो 5 आ जाए। जैसे कि कैसे? 3 2 3 और 2 5 हो गए। ठीक है, तो 3 प्लस 2 हम क्या करेंगे? 5 लिखेंगे। तो देखिए मिडल टर्म को खाली स्प्लिट करना है, 3 और 2। तो कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ लिखेंगे, 5x जो है ना, 5x को हम क्या लिखेंगे? 3x प्लस 2x। ठीक है, कैसे लिखेंगे? 3x प्लस 2x। तो ये भी तो 5x ही लिखा है मैंने, देखिए एक्स स्क्वायर ये रहा, दिखाई दे रहा है, प्लस का प्लस, 5x की जगह मैंने क्या लिख दिया? 3x प्लस 2x लिख दिया, और लास्ट में प्लस 6 लिखना बाकी ना, तो प्लस 6 लिख देते इक्वल टू 0। और ये पहली 2 टर्म दिखाई दे रही है ये वाली, उसमें से हम कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन निकल सकता है? x कॉमन निकल सकता है। तो यस, अगर x कॉमन निकाल दो तो पहले टर्म में बचेगा x, फिर प्लस, और यहाँ से x निकल गया तो बचेगा 3। चलिए अब थर्ड और फोर्थ टर्म में जो कॉमन निकल रहा है वो निकल रहा है 2, क्योंकि 2 इसके पास भी है और 2 इसके पास भी है। तो प्लस 2 अगर मैं कॉमन निकाल दूँ तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 6 क्या हो जाएगा? 2 3 6 इक्वल टू 0। तो देखिए ये जो 2 ब्रैकेट सेम आ गए, x प्लस 3 जो ब्रैकेट बनाया है, तो वो ब्रैकेट लिख लेते हैं x प्लस 3, और दूसरे ब्रैकेट में जो बचेगा ये बचेगा ना, एक ये ब्रैकेट लिख लिया है मैंने, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ से बचेगा प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिए तो ये बन गए फैक्टर। ये फैक्टर किसके बने? ये इसके फैक्टर बने, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के फैक्टर कर दिए हमने। अब हम जो 2 फैक्टर है उस फैक्टर इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो एक बार x प्लस 3 इक्वल टू 0 लिख लेते हैं, और यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस 2 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू -3, ये आ गया पहला, और यहाँ पे लिखते हैं x इक्वल टू -2। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे ज़ीरोस मिल गए। ओके, तो ज़ीरोस ऑफ p ऑफ x आर, क्योंकि 2 ज़ीरो है इसलिए -3 एंड -2। तो इस पोलिनोमियल में -3 रखने से
एक्स की वैल्यू -3 रखने से भी पोलिनोमियल का आंसर 0 आ जाएगा और -2 रखने से भी पोलिनोमियल का आंसर 0 आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे 2 0 है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है जीरोस निकालने के लिए। समझ रहे हो? चलिए, तो ये था मेरा एनालिटिकल मेथड। बहुत इजी है एनालिटिकल मेथड। अब बात करते हैं ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड तो सेम ही है, जैसे x की अलग अलग वैल्यूज से हमें p ऑफ x की वैल्यू निकालनी है। x की अलग अलग वैल्यू पुट करके p ऑफ x की वैल्यू निकालनी है। अगेन तो देखिए x की वैल्यू मैंने पहले से चूज़ करी हुई है जिससे हमारा ग्राफ अच्छा खासा बने। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू सबसे पहले x इक्वल टू -4 लेने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा p ऑफ -4। तो p ऑफ -4 क्या हो जाएगा? -4 का स्क्वायर प्लस 5 -4 प्लस 6। तो चलो इक्वल टू -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 5 4 ज़ा 20 बट -20 हो जाएगा और प्लस 6। तो 16 और 6 हो जाएगा 22 और 22 -20 हो जाएगा 2। तो चलिए -4 पे हमारा आंसर आया 2। अब बात करते हैं -3 पे। तो p ऑफ -3 कितना आएगा? -3 का स्क्वायर प्लस 5 -3 प्लस 6। -3 का स्क्वायर 9, 5 3 ज़ा 15 बट -15 और प्लस 6। तो चलिए 9 और 6 हो जाएगा 15 और 15 -15 हो जाएगा 0। तो -3 पे आंसर क्या है? 0। इस तरह से मैं p ऑफ -2 निकाल लेता हूँ। -2 का स्क्वायर प्लस 5 -2 प्लस 6। -2 का स्क्वायर 4, 5 2 ज़ा 10 बट -10 और प्लस 6। 6 और 4 10 हो जाएगा और 10 -10 हो जाएगा 0। तो यहाँ पे भी आंसर मेरा आया 0। चलिए अब निकाल रहा हूँ p ऑफ -1। तो -1 का स्क्वायर प्लस 5 -1 प्लस 6। -1 का स्क्वायर 1, 5 1 ज़ा 5 -5 आएगा और प्लस 6। 6 और 1 हो जाएगा 7, 7 -5 हो जाएगा 2। तो चलिए यहाँ पे आंसर क्या है? 2। अब लास्ट है 5 p ऑफ 0। ओके, 0 रख के हम आंसर निकालेंगे। तो 0 का स्क्वायर प्लस 5 0 प्लस 6। चलो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और यहाँ पे 6। तो आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक है, तो ये सारे कितने कोऑर्डिनेट्स मैंने निकाले? 1 2 3 4 और 5 कोऑर्डिनेट्स निकाले। चलिए तो इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो देखिए -4, -2 -4, 2 कहाँ होगा? ये रहा, देख सकते हो आप -4, 2। फिर -3, 0 कहाँ पे होगा? ये रहा -3 और 0। -3, 0 यहीं के यहीं आ जाएगा। देखिए ये रहा -3, 0। -2, 0 तो -2, 0 कहाँ पे होगा? ये रहा -2, 0। -1, 2 तो -1, 2 2 यानी प्लस पे ऊपर चले जाएगा। तो ये देख सकते हो आप -1, 2 और 0, 6। तो 0, 6 यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे होना चाहिए। तो इसको हम क्या करते हैं, ये सारे जो पॉइंट्स मिले हमें उसको जोड़ देते हैं। तो सारे पॉइंट्स को जोड़ देते हैं तो कुछ इस तरह से जुड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको दिखा रहा है, ये जो ग्राफ है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस ग्राफ का जो नाम मैं अंदर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि येलो और वाइट में ये मैच नहीं हो रहा, बाकी मैं अंदर ही लिखता। तो ये p ऑफ x है मेरा, ये कर्व जो है p ऑफ x का है। ठीक है, 5x + 6। और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो कर्व है एक तरह से ओपन अपवर्ड है, देख सकते हो आप, ऊपर से खुला है यानी ओपन अपवर्ड। ठीक है, ये ओपनिंग अपवर्ड भी लिखा जाता है। ठीक है, ओपनिंग अपवर्ड। और ये जो शेप है ना, ये जो शेप है पहाड़ जैसा, उस शेप का नाम है पैराबोला। इस शेप को क्या बोला जाता है? पैराबोला बोला जाता है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कैसा शेप मिलता है? पैराबोला मिलता है, ओपन अपवर्ड। ओके, और भी मिलते हैं, ओपन डाउनवर्ड भी मिल सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे जो खास मेन पॉइंट जो है नोट करने वाली, वो आपको दिखा रहा हूँ कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक्स एक्सिस आपको दिखाई दे रही है। मैं जस्ट पेन बदल लेता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस, ये रही मेरी एक्स एक्सिस, और द कर्व इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। देखिए -3, 0 और -2, 0 आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। कहाँ? ये रहा ये वाला पॉइंट जो है हमें दिखाई दे रहा है -3, 0, और ये वाला जो पॉइंट दिखाई दे रहा है वो है -2, 0। ठीक है, अब मैंने अभी क्या बोला था, ये जो पॉइंट्स जो एक्स को इंटरसेक्ट करते हैं, ये एक्स ये रहा, और उसके इंटरसेक्ट यहाँ पे 2 पॉइंट कर रहे हैं। और जो पॉइंट्स होते हैं एक्स को इंटरसेक्ट करने वाले, उस पॉइंट का कौन सा कोऑर्डिनेट लेना है? एक्स कोऑर्डिनेट लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट कौन से है? इसका एक्स कोऑर्डिनेट है -3 और इसका एक्स कोऑर्डिनेट है -2। तो यहाँ पे हमारे जो जीरोस क्या आ जाएगा? -3 और -2, जो हमने एनालिटिकल मेथड से भी निकाला था। ठीक है, तो चलिए ये हमारा जो एक सम हो गया क्वाड्रेटिक का, दोनों तरीके से, एनालिटिकली भी हो गया और
हमारा ग्राफिकली भी हो गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक। वापस एक और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, यहाँ एनालिटिकल मेथड से सॉल्व करना है हमें। ठीक है, तो देखिए चलो एनालिटिकल मेथड से फटाफट सॉल्व कर देते हैं। इसको किस तरह से करना है, पी ऑफ एक्स को आप 0 ले लीजिए, एक्स प्लस टू माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा हमें यहाँ पे अरेंज करना पड़ेगा, माइनस एक्स स्क्वायर पहले आना चाहिए, फिर एक्स आना चाहिए और प्लस 2 आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे 2 को मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट यानी -1 से, यानी मुझे लाना है -2 और -2 के फैक्टर में कैसे निकालूँ, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, 2 1 ज़ा से हो जाएगा, जैसे 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 2 - 1 1 हो जाएगा, क्योंकि मुझे क्या लाना है, मिडल टर्म लाना है। मिडल टर्म में क्या है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं माइनस एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ और एक्स को मैं क्या लिखूँगा, 2x माइनस 1x, 2x माइनस 1x। तो बट 1 लिखते नहीं है इसलिए यहाँ पे माइनस एक्स लिख रहा हूँ, प्लस 2 इक्वल टू 0। चलिए इन दोनों में से जो कॉमन निकलेगा वो निकलेगा माइनस एक्स कॉमन निकलेगा, तो अंदर आएगा x और साइन चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि माइनस कॉमन निकाल रहा है। ठीक है, तो अंदर बचेगा 2 और इसमें भी हम देख सकते हो कुछ कॉमन नहीं निकाल रहा है, बट -1 अगर कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे x बचेगा और साइन चेंज करना है यानी -2 इक्वल टू 0। तो चलिए ये जो ब्रैकेट बना, सेम ब्रैकेट बना वो x - 2 और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, -x - 1। ठीक है, और ये x - 2 इक्वल टू 0 लिख लेते हैं और एक बार -x - 1 इक्वल टू 0 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आंसर आया x इक्वल टू 2। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे -x इक्वल टू -1 इधर जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, तो यहाँ पे जो जीरोज़ का आंसर क्या आया मेरा, तो जीरोज़ का आंसर आए 2 और -1। ठीक है, तो ये एनालिटिकल मेथड से किया, थोड़ा फास्ट किया मैंने। ओके, चलिए ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं। तो x की वैल्यू मैंने यहाँ पे पहले से ले ली है, -1 0 1 और 2। तो चलिए -1 पे अगर मैं रखता हूँ यहाँ पे, तो -1 पे क्या वैल्यू आती है, -1 प्लस 2 माइनस -1 का स्क्वायर। तो देखिए -1 प्लस 2 माइनस 1। ओके, तो -1 -2 हो जाएगा और +2, तो -2 + 2 हो जाएगा 0। तो यहाँ पे आंसर क्या आया, 0। इसी तरह मैं P ऑफ 0 निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो 0 + 2 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये सब 0 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा मेरा 2। तो यहाँ से 2 निकाल लिया और इसी तरह P ऑफ 1 निकाल लेता हूँ मैं, 1 + 2 माइनस 1 का स्क्वायर, सो 1 + 2 माइनस 1 -1 + 1 गया, तो यहाँ पे बचा 2, तो 2 आ गया। और इसी तरह मैं P ऑफ 2 निकाल लेता हूँ। ठीक है, सो 2 + 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 2 + 2 तो 4 हो जाएगा और -2 का स्क्वायर 4, यानी यहाँ पे भी आंसर मेरा क्या आ गया, 0। ठीक है, तो ये जो 1, 0, 0, 2, 1, 2 और 2, 0 है, यहाँ पे मैंने पहले से वैल्यूज सब पुट की हुई है। ठीक है, अब सिर्फ प्लॉट करना है। -1, 0 आपको दिखाई दे रहा है ग्राफ पे, ये रहा -1, 0, 0, 2 भी दिखाई दे रहा है, 1, 2 और 2, 0। अभी चारों पॉइंट को जोड़ देते हैं तो कुछ इस तरह का हमारा कर्व बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और x को कहाँ छू रहा है आप देख सकते हो, ये वाला ये रहा और यहाँ पे ये रहा। ठीक है, तो चलिए ये जो कर्व है इंटरसेक्ट कर रहा है x को 2 पॉइंट पे, एक -1, 0 और 2, 0 दिखाई दे रहा है। ये वाला कौन सा है, -1, 0 और ये वाला है 2, 0। इसका मतलब इसका हमें x कोऑर्डिनेट जो है -1 और 2 ये हमारे हो गए 0, है ना, -1 और 2। तो एनालिटिकली भी हमारे यही आंसर आए थे। एक बार चेक कर लेते हैं एनालिटिकली आंसर। एनालिटिकली जो हमारा आंसर आया था ये रहा 2 और -1। ठीक है, तो हमारा ग्राफिकली भी क्या आंसर आया, 2 और -1 आया है। यस, 2 और -1 ही आया है। ठीक है, तो आप एनालिटिकल से और ग्राफिकल से आंसर सेम ही आएगा। और ये जो कर्व आया ये कैसा आया, ओपन डाउनवर्ड आया। कैसा आया, ओपन डाउनवर्ड। और शेप कैसा है, तो शेप है पैराबोला। ठीक है, पैराबोला। कितने 0 मिल रहे हैं, 2 0 मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए इसी तरह अगर मैं P ऑफ x लेता हूँ x² + 6x + 9 सॉल्व यूजिंग एनालिटिकल मेथड, तो इसको हम सॉल्व करते हैं एनालिटिकल मेथड से। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे P ऑफ x को सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा। तो P ऑफ x लिख देते हैं x² + 6x + 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो है ये हमारा आइडेंटिटी 1 से मैच हो रहा है प्लस, और ये है 9 यानी क्या है, 3 का स्क्वायर है इक्वल टू 0। देखिए ये x का स्क्वायर है और लास्ट वाला 3 का स्क्वायर है। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ और यहाँ से x कॉपी करता हूँ और यहाँ से अंदर वाला 3 कॉपी करता हूँ, तो आप देख सकते हो 2 × x × 3 क्या हो जाएगा, 6x² हो जाएगा। यानी मिडल टर्म मैच कर गई, यानी ये हमारी आइडेंटिटी 1 से मैच कर गया। तो हम लिख सकता हूँ डायरेक्ट x + 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0।
तो यहाँ पे लिखूँगा x प्लस थ्री इक्वल टू ज़ीरो, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -3। तो एक ही यहाँ पे x की वैल्यू ऐसी है जिसको रखने से मेरा आंसर 0 आ जाए। तो एक ही 0 है मेरे पास यहाँ पे, तो -3 इज़ 0, -3 इज़ 0 ऑफ गिवन पोलिनोमियल, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। और ग्राफिकली भी देख लेते हैं कि ग्राफिकली क्या आएगा। चलिए एक बार p ऑफ, पहले मुझे निकालने देखिए, वैल्यूज सब रखी हुई है मैंने, ठीक है। तो p ऑफ -3 अगर करते हैं तो क्या आता है, -3 का स्क्वायर 6 -3 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 9, 18 प्लस 9, 9 और 9 18, 18 माइनस 18 यानी आंसर हो गया 0। चलिए 0 रख देते हैं। इसी तरह p ऑफ -2 निकाल लेते हैं, तो -2 का स्क्वायर 6 -2 प्लस 9, तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -12 प्लस 9, 9 और 4 कितना होता है, 13 होता है, 13 माइनस 12 आंसर इज़ 1। तो चलिए यहाँ 1 आ गया। इसी तरह हम निकाल लेते हैं -1 पे, तो p ऑफ -1 इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस 6 -1 प्लस 9, तो 1 -6 प्लस 9, तो 10 - 6 इज़ 4, तो यहाँ पे आएगा 4। और p ऑफ -4 रख के देख लेते हैं, तो -4 का स्क्वायर प्लस 6 -4 प्लस 9, तो दिस इज 16 -24 प्लस 9, तो 9 और 16 होता है 25, 25 माइनस 24 इज़ 1, ठीक है। तो चलिए ये जो टेबल है मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बनाया हुआ है, और इसको सबको प्लॉट करते हैं, -3, 0, फिर -2, 1, -1, 4 और -4, 1, ठीक है। अब इस सारे पॉइंट को जोड़ देते हैं तो कुछ इस तरह से ग्राफ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे नोट डाउन करने वाली बात ये है, तो ओपन अपवर्ड है, ये सब भी पता है हमें, पैराबोला शेप है। ये जो एक्स एक्सिस को इस बार जो छू रहा है वो सिर्फ एक ही पॉइंट को छू रहा है। जैसे लास्ट 2 सम हमने देखे उसमें 2 पॉइंट पे छू रहा था, इसमें क्या है, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। कौन से पॉइंट पे है वो, -3, 0, ये वाला जो पॉइंट है वो कौन सा है, -3, 0। तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या आएगा, -3। सो यहाँ पे लिख दिया है मैंने, -3 इज़ 0 ऑफ p ऑफ x, ठीक है। तो चलिए एक और देखते हैं, 0 ऑफ अ पोलिनोमियल निकालते हैं। तो ये है, आपको खुद ट्राई करना है। तो इसके जो x के आंसर है वो आ रहे हैं x इक्वल टू 1, और दूसरा जो x का आंसर आ रहा है वो भी आ रहा है x इक्वल टू 1, यानी 0 हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, 1। ये आपको खुद ट्राई करना है और x का आंसर 1 लाना है, ठीक है। ये भी आइडेंटिटी से मैच कर रहा है, आप ज़रा यहाँ पे चेक कर लेना एक बार, ठीक है। चलिए, और ग्राफिकली अगर हम सॉल्व करेंगे तो ग्राफिकली भी आपको खुद ट्राई करना है। ग्राफ के जो सारे पॉइंट्स है इस तरह से निकलते जाएंगे। आपको यहाँ पे p ऑफ -1 लेना है, ठीक है, फिर p ऑफ 0 पे वैल्यू निकालनी है, p ऑफ 1 पे निकालनी है और p ऑफ 2 पे निकालनी है। अगर आप आंसर निकालोगे तो आपके आंसर यहाँ पे इस तरह से आएंगे, -4, -1, 0 और -1, ठीक है। तो आप खुद ट्राई करना। तो ये देखिए, ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए, -1, -4, फिर 0, -1, देखिए ये रहा 0, -1, 1, 0 ये रहा, और 2, -1 यानी ये रहा। अगर इसको हम जोड़ देते हैं तो कुछ इस तरह से कर्व दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और वो जो पॉइंट है हमारा वो कौन सा है, 1, 0 यानी ये वाला। उसका जो ये 1 है वो हमारा 0 है, तो 1 इज़ 0 ऑफ p ऑफ x, ठीक है। चलिए, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यहाँ पे एक लास्ट सम है यहाँ पे, x² + 4x + 5 सॉल्व यूजिंग एनालिटिकल मेथड। जिसको एनालिटिकल मेथड से सॉल्व करना है, तो आप यहाँ पे थोड़ा ये जो क्वेश्चन देखोगे ना, तो ये एनालिटिकल मेथड से सॉल्व होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। क्यों सॉल्व नहीं हो रहा, जैसे कि अगर आप फैक्टर निकालो, देखिए x² + 4x + 5 है ना, तो अब 5 और 1, 5 1 क्या होता है 5। अब 5 के ऐसे फैक्टर निकालो जिससे आंसर क्या आ जाए, प्लस में 4 आ जाए। तो 5 1 तो 5 है। तो अगर आप देख सकते हो 5 -1, यहाँ -1 डालते हो तो 5 -1, चलो 4 तो आ जा रहा है, बट अगर मल्टीप्लाई करते हो 5 इंटू, तो बट ये +5 है, ठीक है। बट आ क्या आ रहा है, -5 आ रहा है, जो यहाँ पे मैच नहीं हो रहा। इसका मतलब ये सॉल्व नहीं हो रहा। अब सॉल्व नहीं हो रहा तो ये कैसे बताओगे, तो इसके लिए आपको मैं यहाँ पे बताऊँगा कि डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है, ठीक है। इस केस में हमें क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट जो d है उसका आंसर नेगेटिव आ जाए, डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू होता है b² - 4ac होता है, ठीक है। तो b देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको, x² का कोएफिशिएंट को a बोलते हैं, x के कोएफिशिएंट को b बोलते हैं, और कांस्टेंट को c बोलते हैं, ठीक है। तो b² यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4, a यानी 1 और c का आंसर आपको लिखना है 5। तो 16 - 5 4 20,
तो ये -4। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि सॉल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल। तो सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल यहाँ पे आ रहा है, यानी एक भी ज़ीरो नहीं मिल रहा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? आंसर इज द गिवन पी ऑफ एक्स हैज़ नो ज़ीरो। ठीक है, तो चलिए ग्राफिकली भी ये सेम चीज़ साबित हो रही है कि नहीं, ये हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये सारी एक्स की वैल्यूज़ है और एक्स की वैल्यूज़ पे मैंने पी ऑफ एक्स की भी वैल्यूज़ निकाली हुई है। ठीक है, ये भी आपको खुद ट्राई करना है। तो आप देख लेते हैं, इसका ग्राफ प्लॉट करके देख लेते हैं। -4,5 ये रहा पॉइंट, -3,2 ये रहा पॉइंट, -2,1 और -1,2। ठीक है, तो अगर इस सारे 4 पॉइंट्स को मैं जोड़ता हूँ तो कुछ इस तरह से ये ग्राफ दिखाई दे रहा है। तो देखो अभी तक हम देख रहे थे कि एक्स एक्सिस को कहीं 2 पॉइंट पे छू रहा है, कभी 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इस बार देखिए ये एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो ये देख लेते हो कि द कर्व डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट। इसका मतलब कि गिवन पी ऑफ एक्स हैज़ नो ज़ीरो। क्यों ज़ीरो नहीं मिल रहा? क्योंकि एक्स एक्सिस को ये इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा। अगर इंटरसेक्ट करेगा तो वो पॉइंट मिलेगा, और पॉइंट मिलेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट को हम जीरो बोलेंगे, बट यहाँ पे तो इंटरसेक्ट ही नहीं करा, यानी इसके जीरोस नहीं आएंगे। ठीक है, तो देखिए हमने 5 एग्जांपल्स देखे। 5 एग्जांपल्स। पहले एग्जांपल में जो हमारा ग्राफ मिला था वो कैसा मिला था? इस तरह से ओपन अपवर्ड मिला था। जो आपको यहाँ से पता चल रहा है कि इसके कितने ज़ीरोस थे? 2 ज़ीरोस थे टोटल। कितने ज़ीरोस थे? 2 ज़ीरोस थे। इसी तरह एग्जाम्पल 2 में हमने देखा कि एक्स एक्सिस को ये जो कर्व है इस तरह से 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ये रहा पहला और ये रहा दूसरा। तो इधर भी 2 ज़ीरोस मिल रहे थे। ठीक है, 2 ज़ीरोस मिल रहे थे, और एक ओपन अपवर्ड मिल रहा था और एक मिल रहा था ओपन डाउनवर्ड। ठीक है, ओपन अपवर्ड मिल रहा था और ओपन, यहाँ पे लिख देता ओपन अपवर्ड। एग्जाम्पल 3 और 4 देखा हमने। एग्जाम्पल 3 में हमने देखा कि ओपन अपवर्ड था और ग्राफ है जस्ट एक पॉइंट पे को एक पॉइंट को छू के निकल रहा था, यानी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था। यानी कितने ज़ीरो मिले मुझे? एक ही ज़ीरो मिला और ओपन अपवर्ड मिला था। और यहाँ पे आप देख सकते हो 4th एग्जाम्पल हमने ऐसा देखा कि जिसमें ग्राफ है अगेन एक पॉइंट को छू के चला जा रहा था, और तो यहाँ पे भी हमें कितने ज़ीरो मिले? एक ज़ीरो मिले, और ये ओपन डाउनवर्ड मिला था। और जो लास्ट एग्जाम्पल देखा हमने जिसमें देखा कि कर्व जो है वो क्या हो रहा था? कर्व एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा था। ग्राफ को एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा। एक्स एक्सिस को या तो ऐसा मिलेगा या तो ऐसा भी मिल सकता है। ये वाले का एग्जाम्पल नहीं किया मैंने, बट ये वाले का किया। ठीक है, तो नो ज़ीरो। ठीक है, तो इतनी पॉसिबिलिटी है ग्राफ में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ग्राफ बनाने में। ठीक है, इतने ग्राफ आपको पोलिनोमियल के दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, तो लीनियर और क्वाड्रेटिक में क्या डिफरेंस निकाला हमने? ग्राफ ऑफ लीनियर पोलिनोमियल आर ऑलवेज कैसे होता है? तो इसका आंसर कैसे होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन होता है। और ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स आर ऑलवेज कैसे शेप होता है? कैसा शेप मिलता है आपको? तो पैराबोला शेप मिलता है। ठीक है, हमने ये सीखा। चलिए अब बात करते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल की। तो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्यूबिक पोलिनोमियल का ax³ + bx² + cx + d, जहाँ पे a, b, c और d कांस्टेंट है। और आपको पता चल जाना चाहिए कि a का वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि a 0 हो जाएगा तो x³ 0 हो जाएगा, और x की पावर 3 है चली जाएगी, और हाईएस्ट डिग्री 3 है वो कम होके 2 हो जाएगी, और फिर क्वाड्रेटिक बन जाएगा, तो फिर क्यूबिक रहेगा नहीं। ठीक है, तो क्यूबिक का स्टैंडर्ड फॉर्म में a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए ज़ीरोस निकालते हैं सबसे पहले एनालिटिकल मेथड से। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? p ऑफ x को 0 मानना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लिख देते हैं लेट p ऑफ x = 0। तो p ऑफ x हमारे पास है x³ - 4x = 0। चलिए दोनों में से x कॉमन है तो x कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ बचेगा x² - 4 = 0। तो चलो दो ब्रैकेट ऑलरेडी दिखाई दे रहे हैं, एक बार x = 0 बोल देता हूँ और दूसरी बार x² - 4 = 0। अब x² - 4 आपको दिखाई दे रहा है आइडेंटिटी 3 से मैच करता हुआ, x² - 2 तो इसको मैं लिख सकता हूँ x - 2 इन द फर्स्ट ब्रैकेट और x + 2 इन द सेकंड ब्रैकेट। तो एक बार x - 2 = 0 लिख देते हैं और एक बार x + 2 = 0 लिख देते हैं। तो x = कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, और यहाँ x = कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा, और यहाँ पे x = 0 तो मैं पहले ही लेके आ गया था। तो यहाँ पे जो आंसर है, आंसर क्या आ जाएगा? 0,
2 और -2 आर द ज़ीरोस ऑफ गिवन पी ऑफ एक्स, या तो यहाँ पे आप लिख सकते हो पोलिनोमियल, गिवन पोलिनोमियल, ठीक है। 0, 2 और -2 ये आंसर याद रखना, अभी ग्राफिकली सॉल्व करके ये आंसर निकाल के लेके आते हैं, ठीक है। तो चलिए वैल्यूज़ मैंने पहले से एज्यूम की हुई है, ओके। तो x की जगह पे मैं क्या रखने वाला हूँ, -2। तो चलो -2 का क्यूब -4 -2, -2 का क्यूब यानी -8 और माइनस माइनस प्लस होके बन जाएगा 8, तो -8 + 8 बन जाएगा 0। चलिए 0 आ गया। अब मुझे क्या लेना है, -1 लेना है। देखिए p ऑफ -1, कोई मुझे पूछेगा सर ये x की वैल्यू कहाँ से आई, तो देखिए कहीं से नहीं आई है, ये मैंने एज्यूम की हुई है, ठीक है। आप इसके अलावा भी कुछ ले सकते हो, बराबर। मैंने पहले से इसलिए ली है क्योंकि टाइम बच जाए हमारा। -1 और +4, तो आंसर कितना आ जाएगा 3। चलो p ऑफ 0 लेते हैं, तो 0 का क्यूब -4 0 दैट इज़ 0। चलिए ये 0 आ गया। अब बाकी है p ऑफ 1, तो p ऑफ 1 हो जाएगा 1 का क्यूब -4 1 ज़ा, तो 1 -4 हो जाएगा -3। चलिए -3 आ गया। अब मुझे निकालना है p ऑफ 2, तो 2 का क्यूब -4 और 2 ज़ा, तो 8 -4 2 ज़ा 8 दैट इज़ 0। चलिए ये सारे पॉइंट्स जो है हम क्या करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो चलिए -2, 0 ये रहा, -1, 3, अब आपको पता है सब आपको आना चाहिए। 0, 0, 1, -3 देखिए, और 2, 0। तो ये सारे पॉइंट को कैसे जोड़ेंगे, कुछ देखना ध्यान से, इस तरह से जोड़ेंगे। दिखाई दे रहा है, अगेन बता रहा हूँ, देखिए इस तरह से जोड़ेंगे। तो आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो कि ये जो कर्व है x को 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो कर्व है, कर्व का नाम क्या है, ये कर्व का नाम है p ऑफ x = x³ - 4x, ठीक है। यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि दिखाई नहीं देगा आपको येलो में, वाइट में येलो नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो अगेन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो कर्व इंटरसेक्ट x एक्सिस -2 0 0 0 और 2 0। इसमें से आपका आंसर क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट यानी -2 0 और 2, ठीक है। ये हमारे 0 हो गए, -2 0 और 2। तो एनालिटिकली भी हमने यही सेम आंसर लाया था, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा क्यूबिक का पहला ग्राफ, और क्यूबिक का दूसरा ग्राफ देख लेते हैं। एनालिटिकल मेथड है, ये आप खुद कर सकते हो। और इसका जो आंसर आ रहा है, देखिए x का आंसर 0 आ रहा है और x का आंसर 2 आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप लिख सकते हो ना, जैसे कि p ऑफ x = x³ - 2x²। तो मैंने क्या कर लिया, p ऑफ x को 0 मान लिया और x³ - 2x² = 0 ले लिया। यहाँ से x² कॉमन निकालूंगा तो x - 2 बचेगा = 0। तो एक बार x² = 0 ले लूँगा और एक बार x - 2 = 0 ले लूँगा। तो यहाँ पे तो x = 0 आ गया और यहाँ पे x = क्या आया, 2 आया, ठीक है। तो 0 और 2 यहाँ पे आंसर मेरा आ गया, और ये 0 और 2 क्या है मेरा 0 से, ठीक है। चलिए क्यूबिक है, तो क्यूबिक में क्यूबिक में दूसरा क्वेश्चन है जिसमें ये भी आपको खुद ट्राई करना है। यहाँ x की सारी वैल्यूज़ मैंने ली हुई है, तो और सारे आंसर्स मैंने पहले से निकाले हुए हैं। अब हम ग्राफ प्लॉट करके देख लेते हैं। चलिए ये -1, -3 का पॉइंट देख लो, ये रहा 0, 0 यानी ओरिजिन पे 1 -1 और 2 0, ठीक है। तो कुछ इस तरह से, तो इसको जोड़ते हैं तो देखो किस तरह से जुड़ेगा, समथिंग कुछ इस तरह से जुड़ेगा, है ना। देखो ध्यान से, कुछ इस तरह से जुड़ेगा। तो इस बार आप ध्यान से देख सकते हो कि ये जो ग्राफ है x को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और 2 पॉइंट कौन से, 0 0 और 2 0। तो देखिए इस बार जो मैंने जीरोस आएंगे वो आएंगे 0 और 2, तो 0 एंड 2 आर द जीरोस ऑफ p ऑफ x, ठीक है। चलिए लास्ट एग्जांपल क्यूबिक पोलिनोमियल का एनालिटिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे p ऑफ x हम क्या ले लेंगे, p ऑफ x = 0 ले लेगा, यानी x³ = 0 ले लेंगे, और x³ = 0 आएगा, इसका मतलब x = 0 आएगा। तो यहाँ पे मेरा जीरोस कितना आया, द जीरोस ऑफ p ऑफ x इज़ 0। 0 ही पोलिनोमियल का 0 है। और ग्राफिकली सॉल्व करते, तो ग्राफिकली सॉल्व कैसे करते, तो चलिए -2 पे वैल्यूज़ निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे आंसर्स मैंने निकाले हुए हैं, बट -2 रखोगे तो -2 का क्यूब हो जाएगा, इसका मतलब आंसर आएगा -8। इसी तरह -1 रखोगे तो -1 का क्यूब हो जाएगा, यानी -1 ही रहेगा। 0 रखोगे तो 0 का क्यूब हो जाएगा, आंसर 0 आएगा। 1 का क्यूब करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। और p ऑफ 2 निकालोगे
तो 2 का क्यूब हो जाएगा, यानी आंसर 8 आ जाएगा। तो ये सारे आंसर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, मैंने पहले से रखे हुए हैं, ठीक है। तो इसको प्लॉट कर देते हैं, -2, -8, ये रहा -2, -8, -1, -1, 0, 0 ओरिजिन पे, 1, 1 और 2, 8, 2, 8। अब इसको जोड़ते हैं हम, तो जोड़ते हैं तो कुछ इस तरह से जुड़ेगा, ठीक है। तो इस बार देखिए ये x को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ओनली 1 पॉइंट पे, और वो पॉइंट कौन सा है, 0, 0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे इसका x कोऑर्डिनेट क्या दिखाई दे रहा है, 0। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, 0 इज़ द जीरोस ऑफ p ऑफ x। समझ रहे हो। तो चलिए क्यूबिक पोलिनोमियल के जो ग्राफ्स है, पहला ग्राफ देख सकते हो आप, इसमें 3 जीरोस मिले थे हमें। कितने जीरोस मिले थे, 3 जीरोस मिले थे। दूसरा ग्राफ जो था उसमें आप देख सकते थे कि 2 जीरोस मिले थे, और जो थर्ड ग्राफ था उसमें सिर्फ हमने देखा कि एक ही ज़ीरो मिला, ठीक है। तो क्यूबिक में मैक्सिमम 3 जीरो मिल सकते हैं, 2 मिल सकते हैं और 1 मिल सकते हैं। तो लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में देख सकते हैं, तो लीनियर पोलिनोमियल हैज़ 1 डिग्री और उसके मैक्सिमम जीरोस पॉसिबल कितने होते हैं, मैक्सिमम 1 जीरो पॉसिबल होते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की 2 डिग्री होती है, तो मैक्सिमम जीरो कितने पॉसिबल होते हैं, 2, ठीक है। 2 आते हैं, 1 भी आता है और 0 भी आता है, ठीक है। बट मैक्सिमम कितने पॉसिबल है, 2। इसी तरह क्यूबिक के मैक्सिमम कितने जीरोस पॉसिबल है, 3। तो ठीक है, यहाँ पे सॉरी गलती से लिखा है, यहाँ पे 3 डिग्री से आना चाहिए, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल की कितनी डिग्री होती है, 3 डिग्री होती है, तो मैक्सिमम जीरोस पॉसिबल इज़ 3। इसी तरह अगर पोलिनोमियल क्यूबिक के आगे हम बाई क्वाड्रेटिक पे चले जाए, यानी 4 डिग्री वाले अगर पोलिनोमियल पे जाते हैं, तो 4 डिग्री के जीरोस कितने होते हैं, टोटल 4 जीरोस होते हैं। इसी तरह 5 डिग्री वाले पोलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं, नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, 5। इसी 6 डिग्री होगी तो 6 जीरोस हो गए, 60 डिग्री होगी तो 7 जीरोस हो गए, ठीक है। तो इस तरह से ये चलता है। अब हम सॉल्व एग्जाम्पल जो पेज नंबर 27 पे है उसका यहाँ पे देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो ये जो ग्राफ है, एक्स एक्सिस को कितने एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसके कितने नंबर ऑफ जीरो होगा, 1। तो देखिए लिखा है नंबर ऑफ जीरो इज़ 1 एज अ ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट ओनली। एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, देखो ये कितना है, 1। एक्स को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो देखना है हमें, ठीक है। एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो द नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। क्यों 2 आ जाए, क्योंकि ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे, ठीक है। चलिए थर्ड एग्जाम्पल है, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे 1, फिर ये 2 और ये 3। तो इस बार नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, 3 आएंगे। क्यों, क्योंकि ग्राफ कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ओके। ये लिखना होता है, ठीक है, स्टेटमेंट लिखना होता है। चलिए यहाँ पे देखिए ग्राफ एक्स को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सिर्फ 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएगा, 1, क्योंकि ग्राफ सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। चलिए फिफ्थ एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे ग्राफ कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 पॉइंट पे, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएगा, 1 हो जाएंगे, क्योंकि 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और लास्ट सम देखते हैं यहाँ पे, ये देख लो, ये 1, यहाँ पे 2, ये 3 और 4। तो 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने की वजह से द नंबर ऑफ जीरो इज़ 4, ठीक है। यहाँ पे आंसर गलत है, नंबर ऑफ जीरो इज़ 4, क्योंकि ग्राफ जो है वो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 4 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो चलिए, तो अपकमिंग टॉपिक्स है इन फ्यूचर जो आने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 2.1 लेक्चर नंबर 2। देखिए ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, बट बच्चों की डिमांड की वजह से मैंने कुछ जो इंट्रोडक्टरी जो लेक्चर है वो प्रिपेयर किए, क्योंकि बच्चे बोल रहे सर आप सिर्फ एक्सरसाइज मत करिए, उसके आगे का जो कुछ बेसिक्स है वो भी सिखाइए, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, ऑलरेडी अपलोडेड, ठीक है। और इंट्रोडक्शन ये बाकी है, ये मैं जल्दी बना लूँगा, ओके। और जो एक्सरसाइज 2.2 है ये भी ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, ओके, अपलोडेड। और इंट्रोडक्शन आएगा एक्सरसाइज 2.3 का, और लास्ट में एक्सरसाइज 2.3। तो इस तरह से टोटल 6 लेक्चर आएंगे, जिसमें से लेक्चर 1 पहला है, अभी आज का है ये, और लेक्चर 2 ऑलरेडी आ चुका है, और लेक्चर 4 भी ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। बाकी के जो 3 लेक्चर है, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 2.2, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 2.3 और एक्सरसाइज 2.3, ये जल्द ही आपके लिए अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए थैंक यू, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो भी मैंने समझाया वो समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए, ओके। और फर्स्ट टाइम इस चैनल को अगर विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलिए फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।